मीलों जमीन और आकाश में कोई बादल नहीं। एक छोटा बिच्छू हीट से बचने के लिए जमीन खोदकर घुस जाता है। जहाँ तक नजर जा रही है कोई पेड़ या झाड़ियाँ नहीं है। कोई भी रेगिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था। उनमें से ज्यादातर हरे भरे और घनी वेजिटेशन वाले होते थे। हर रेगिस्तान अपने तरीके से अनूठा होता है। इसे एक ऐसे एरिया के रूप में डिफाइन किया जाता है जहाँ हर साल 10 इंच से कम बारिश होती है। इसलिए लाइफ को सपोर्ट करने के लिए किसी तरह से पानी न होने से एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर में काफी शिफ्ट होता रहता है। यही कारण है कि डेजर्ट दिन में काफी गर्म हो सकता है लेकिन रात में टेम्परेचर काफी गिर जाता है। जैसे ही सूरज डूबता है सारी गर्मी गायब हो जाती है क्योंकि इसे ट्रैप करने के लिए कोई एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर नहीं होता है। जंगल और रेन फॉरेस्ट रात में गर्म रहते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी गर्मी को ट्रैप करने का काम करती है। ये ड्राई लैंड रेन शैडो का रिजल्ट है। ये वेदर साइकिल का पार्ट है जो बारिश पैदा करते हैं। एक निश्चित दिशा से बहने वाली नम और गर्म हवा एक पहाड़ से टकराती है और धीरे धीरे ऊपर उठकर बादलों को तैयार करती है। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाता है ये ठंडा होने लगता है जिससे ये मॉइस्चर रिलीज करता है। टेक्निकली ये फॉग है। नतीजतन पहाड़ के दूसरी तरफ कोई ह्यूमिडिटी नहीं रह पाती है। इस तरह ये सूखा और बंजर हो जाता है। यदि हम इसे रीजनल स्केल पर देखें तो आप देखेंगे कि रेगिस्तान पहाड़ों के पास भी लोकेटेड नहीं है। एक हाई प्रेशर सिस्टम तब बनता है जब ड्राई एयर का फ्लो सरफेस के पास रहता है। वे सब ट्रॉपिकल या रेगिस्तानी जगहों में पाए जा सकते हैं। यदि हाई प्रेशर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो अपोजिट इफेक्ट होना इजी नहीं है जो खास वेदर पैटर्न का कारण बनता है। कई रेगिस्तान तो रेत से भी नहीं ढके हैं। जब आप रेगिस्तान से गुजरते हैं तो आप नेचर के लाखों साल में किए गए काम में कदम रखते हैं। जब दिन गर्म उबल रहे हों और रातें दांत कटकटाती ठंड वाली हों, ऐसे में चट्टानें आसानी से टूट जाती हैं। ड्राइनेस और विंड्स कटाव का कारण बनती हैं और इन चट्टानों को तोड़ने में कंट्रीब्यूट करती हैं। नीचे के बेड रॉक को एक्सपोज करती हैं। वैसे जैसे जैसे टाइम बीतता है चट्टानें छोटी और छोटी होती जाती हैं जब तक कि रेत नहीं बन जाती। रेत के बड़े टुकड़े नीचे दबे रहते हैं जबकि छोटे दाने ऊपर रहते हैं। हवा रेत को कई डायरेक्शंस में और दूसरी बड़ी चट्टानों पर ट्रांसफर करती है। समय के साथ चट्टानों से लगातार रगड़ खाने वाली रेत इसे तब तक मिटाने में हेल्प करती है जब तक कि एक दिन वो चट्टान रेत में बदल न जाए। ड्यून्स रेगिस्तान की समुद्री लहरें हैं। रेत के टीले इस मायने में यूनिक हैं कि उनके पास एक कंसिस्टेंट शेप नहीं होता है। एक दिन आप अपने सामने एक ड्यून सी देख सकते हैं और अगले दिन ये गायब हो सकता है। रेत लगभग पानी की तरह बिहेव करती है। एक हाथ में कुछ सूखी रेत लेने की कोशिश करें और मुट्ठी कसें। आप देखेंगे कि रेत आपके कंट्रोल से लीक कर रही है। रेत एनवायरनमेंट, विंड और ग्रेविटी से चूर चूर हो चुकी चट्टानें हैं। रेत के टीले वहां पाए जा सकते हैं जहां कभी भी एक बड़ा मैदान और हवा होती है। तो समुद्र तट, रेगिस्तान और यहां तक कि छोड़े गए खेतों में भी ये पाई जाती है। आप वेजिटेशन के आधार पर कुछ टीलों को पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो समुद्र तट पर अलग कंपोजिशन है और छोटे हैं, लेकिन जो ज्यादा जमीन कवर करते हैं उनका सरफेस फ्लैट या लहरदार होता है। ऐसी जगहों पर आप रेत की चादरें पा सकते हैं जो मीलों आगे तक फैली हुई होती हैं। रेत के तूफान बीच के बजाय रेगिस्तान के किनारों के करीब बनते हैं। तूफानों को रोकने और उनको लिमिट करने के लिए कोई वेजिटेशन नहीं होने से वे काफी बड़े हो सकते हैं। हवा स्लो स्पीड से शुरू होती है और फिर कई पार्टिकल्स को लेकर स्पीड पकड़ती है और नीचे की जमीन को एक्सपोज करती है। जमीन पर पड़े बाकी के पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं। हवा जितनी तेज होगी आपके फेस पर उतनी ही ज्यादा रेत होगी। तो सभी पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं और बाकियों को हवा में ले जाते हैं। रेतीला तूफान इतना बड़ा हो सकता है कि वो सूरज को ब्लॉक कर दे। 2001 में चीन में एक रेतीले तूफान ने लगभग 5 करोड़ 20 लाख वर्ग मील के एरिया को कवर करते हुए लगभग 6.5 मिलियन टन से ढक दिया। लगभग 80% रेगिस्तान रेत से नहीं बल्कि बंजर धरती से ढके हुए हैं। पौधों और वर्षा के बिना सूरज जमीन को वैसे ही सेक देता है जैसे वो है और सब कुछ जगह पर ही रखे रखता है।
आप रेगिस्तान में पहाड़ियां और रॉकी फॉर्मेशन पा सकते हैं। उनमें से कई एरोजन के कारण शेप में आई हैं। कुछ रेगिस्तानों में छोटे पहाड़ भी होते हैं। वैसे जियोलॉजिक एलिमेंट के आधार पर चट्टान का कलर और हार्डनेस अलग अलग होती है, लेकिन जमीन का कोई भी रेतीला हिस्सा असली रेगिस्तान नहीं है। कॉमन वाले मुख्य रूप से रेत से बने होते हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें कंकड़ रेगिस्तान, रॉक डेजर्ट और यहाँ तक कि स्नो और बर्फ वाले के रूप में क्लासिफाई किया गया है। कोल्ड डेजर्ट पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। गोबी रेगिस्तान, पेरू का कोस्टल डेजर्ट और नॉर्दर्न चिली में वे हैं। इन जगहों के आसपास ह्यूमिडिटी नहीं होती है, इसलिए बादल बनाने के लिए मॉइस्चर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका का पूरा कॉन्टिनेंट है। इस विशाल बर्फीली बंजर भूमि में बारिश नहीं होती है, लेकिन गर्म रेगिस्तान जैसी ड्राई विंड्स होती हैं। स्नो और बर्फ उस जगह के लगभग हर वर्ग इंच को कवर करती हैं, जो केवल साइंटिस्ट और रिसर्चर्स और पेंगुइन के झुंड के रहने योग्य हैं। सहारा डेजर्ट में खानाबदोश ट्राइब्स एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती हैं। वे वहां हजारों वर्षों से हैं और केवल डेजर्ट लाइफ को जानती हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि नील घाटी को छोड़कर वहां केवल 2.5 मिलियन लोग रहते हैं। वह प्रति वर्ग मील एक व्यक्ति है। पुराने समय में सहारा में बहुत ज्यादा लोग थे। कई स्थानों पर पत्थर की कलाकृतियों और यहाँ तक कि चट्टानों पर डिजाइन की गई आर्ट के प्रूफ मिले हैं, लेकिन वे जगह सुनसान हैं और सूख चुके हैं। फॉसिल्स बताते हैं कि सहारा कभी नदियों और झीलों का एक बड़ा नेटवर्क था, जिस पर प्राचीन गायब हो चुके समुद्री जानवर रहते थे। वो लाखों साल पहले था, लेकिन लगभग 7000 साल पहले सहारा भैंस, जिराफ, हाथियों और अन्य जानवरों के साथ ज्यादा वाइब्रेंट था, जो इस समय अफ्रीका में कहीं और पाए जाते हैं। उस समय के लोग बड़ी सहारन लेक्स के पास रहते थे और खाने के लिए मछली पकड़ने पर डिपेंड थे। उन्होंने जानवरों के खतरों से अपना बचाव करते हुए अपने चारों ओर सेटलमेंट बनाई। उनमें से बहुत सी नदियां सूख गईं, लेकिन कई नदियां ओएसिस बनकर रह गईं। एक ओएसिस एक ऐसा एरिया है जिसमें फ्रेश वाटर सोर्स और ड्राइनेस से घिरी फर्टाइल सॉइल होती है। सहारा के लोगों ने फसलें उगाई और पेरीमीटर के चारों ओर खजूर के पेड़ लगाए, ताकि रेत को पानी को दूषित होने और फसलों को नष्ट करने से रोका जा सके। कुछ पानी बड़ी नदियों या नेचुरल स्प्रिंग से इरिगेशन के जरिए लाया गया था। पानी के अंडरग्राउंड सोर्स भी थे। ओएसिस पूरे शहर के लिए वाटर बॉडी के चारों ओर केवल कुछ डेट पाम जितना छोटा हो सकता है। वे व्यापारियों और खानाबदोशों के लिए परफेक्ट ट्रेडिंग रूट थे, जो अक्सर खजूर, जैतून, अंजीर और बाकी चीजों का सौदा करते थे। बसने वालों ने अब तक पीढ़ियों के लिए ओएसिस को बनाए रखा। ओएसिस के बावजूद कुछ खानाबदोश अभी भी घूम रहे थे, लेकिन बसने वालों और खानाबदोशों दोनों के पास पालतू पशु थे। जब घूमने की बात आती है तो सहारन लोग अभी भी स्पेशलिस्ट हैं। उनमें से बहुत से ट्रेंड ब्लैकस्मिथ या एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो उस जगह को फॉलो करते हैं जहां वे पनप सकते हैं और समृद्ध हो सकते हैं। भले ही डेजर्ट का क्लाइमेट और कंडीशंस इंसानों के लिए हॉस्टाइल है, फिर भी बहुत सारे पौधे और जानवर हैं जो ऐसी कंडीशंस में स्पेशलाइज्ड हैं। एडेक्स एंटीलोप एक यूनिक क्रिएचर है जो इस वक्त गायब हो चुका है। इसका कोट शानदार होता है और इसके सींग खूबसूरती से डिजाइन किए गए हैं। कूल डेजर्ट स्नैक्स जो बगल में घूमते हैं, रेत के कलर में खुद को छुपा लेते हैं। यदि रेगिस्तान सागर था तो ऊंट नाव हैं। उनके कूबड़ बहुत अधिक गर्म होने पर खुद को ठंडा करने के लिए फैट जमा करते हैं। 2 कूबड़ वाला ऊंट मिडिल ईस्ट या अफ्रीका का मूल निवासी नहीं है, बल्कि मंगोलिया और नॉर्दर्न चाइना का है। उनके पास सेफ्टी के लिए आई लैशेस की 2 लाइंस हैं और वे अपनी इच्छा के मुताबिक अपने नथुने बंद और खोल सकते हैं। कोई भी रेगिस्तान बिच्छुओं के बिना अधूरा है। वे सहारा में बेहद आम हैं और आपकी हथेली के आकार तक बढ़ सकते हैं। फ्रोजन डेजर्ट के जानवरों को न भूलें। आर्कटिक में पेंगुइन आम हैं।
साथ ही आर्कटिक फॉक्स और पोलर बेयर भी। रेगिस्तान टेक्निकली साइज में केवल इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि रेत आगे फैलती है। ये तब काम करता है जब इकोसिस्टम वेजिटेशन को कम करके और उपजाऊ मिट्टी को हटाकर दूसरी लैंड पर कब्जा कर लेता है। इससे आपके पास और ज्यादा रेगिस्तान बन जाता है।